हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज सेक्शन 7 सप्लाई बताने जा रहा हूँ। अभी मैं इसी चार्ट से आपको पूरा जो सप्लाई चैप्टर है आपका पूरा रिवाइज करा दूंगा इसी चार्ट से। ओके फ्रेंड्स, तो लेट स्टार्ट। देखो दोस्तों, सेक्शन 7(1) इंक्लूड्स, मतलब कि सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है। ओके फ्रेंड्स, और इस तरफ है एक्सक्लूड, क्या क्या एक्सक्लूड होता है, जो कि शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, शेड्यूल 3 इंक्लूड्स, इसमें भी मैंने 2 पार्ट करे हुए हैं, विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, विथ में भी दो पार्ट्स, 7(1)A, 7(1)2, 7(1)B, सॉरी। इसमें ओनली इम्पोर्टेड, मतलब हम कुछ इम्पोर्ट करते हैं तो जब हमारा 7(1)B लगता है। ओके फ्रेंड्स, 7(1)A, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस सच एज सेल, लीज, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, मेड और आई गेट टू बी मेड। मतलब कि जो हमारा एडवांस है, एडवांस ऑफ सर्विस हो गया। एडवांस ऑफ सर्विस में हमारा जीएसटी लगता है, लेकिन एडवांस ऑफ गुड्स पे हमारा जीएसटी अभी सस्पेंड हो रखा है, नहीं लगता। मतलब कि जो हम कर चुके हों या करने वाले हों, लेकिन उसमें अगर हमें एडवांस मिल रहा है तो हमें ओनली फॉर सर्विस में देखना है, तभी हमारा जीएसटी अप्लाई होगा। गुड्स पे हमारा अप्लाई अभी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, फॉर कंसिडरेशन, मैंने बताया आपके, मैं ये पढ़ के रहा हूँ 7(1)A, मतलब कि ओनली विथ कंसिडरेशन, जब पैसा होगा ट्रांजेक्शन के अंदर, इन द कोर्स ऑफ और फर्दर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस का ही रिलेटेड होना चाहिए, अदरवाइज पर्सनल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अपनी अंगूठी बेचने चला गया, जो मेरा ये काम तो है नहीं, मैंने ऐसे जाके अपनी अंगूठी बेच दी, तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हमें जो सप्लाई देखनी होती है वो देखनी होती है हमें एज सप्लायर के उससे नज़रिए से। ठीक है फ्रेंड्स, तभी वो सप्लाई मानी जाएगी। हमें नॉट अ रेसिपेंट, हमें सप्लाई नहीं देखनी, हमें देखना है कि उस सप्लायर के लिए वो सप्लाई है या नहीं। तो ध्यान रखना, विद कंसिडरेशन के अंदर पहला क्या है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस, और बोथ लाइक सेल हो गया, लीज हो गया, बार्टर, मेड कर चुके हों या करने वाले हों, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें सर्विस पे एडवांस मिला और सर्विस पे अप्लाई होता है, लेकिन गुड्स पे अप्लाई नहीं होता, सस्पेंड हो रखा है। ओके फ्रेंड्स, अब आप बात करते हैं 7(1)B, इम्पोर्टेड सर्विस पे। ओके फ्रेंड्स, ओनली सर्विस, गुड्स नहीं। इसमें से पैसा मिले, लिखा इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, विथ कंसिडरेशन, पैसा होना चाहिए ना। अब वो पैसा वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, वो सप्लाई मानी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, जब मान लो कि मैंने अपने लिए बाहर से क्या क्या किया, इंटीरियर की सर्विस ले ली एज अ पर्सनल, लेकिन वो भी सप्लाई मानी जाएगी। लिखा है वो वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, हो या ना हो, बस पैसा होना चाहिए, इम्पोर्टेड सर्विस होना चाहिए। दूसरी सारी कंडीशन होनी चाहिए कि सर्विस भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, ये दो तो मैंडेटरी है। अब वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, हमें नहीं कोई उससे मतलब। अब आता है 7(1)C, विदाउट कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 1 से बात करता है पैरा वन क्या कहता है, परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, जिस पे हमने आईटीसी ले चुके हैं, आईटीसी हैज़ बीन टेकन। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने कुछ चीज़ ली, मैंने कुछ ख़रीदा, उसमें मैंने आईटीसी ले लिया, फिर मैंने उसको एज आ फ्री सैंपल बांट दिया, तो उस फ्री सैंपल बांट दिया, तो वो भी सप्लाई मानी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेकंड क्या है, सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीडीपी। डीडीपी का मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक अलग क्लास में बता दे रखा है, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो उसको। मतलब कि हम अगर डीडीपी सप्लाई करते हैं या कोई हमारे रिलेटेड पार्टी पर्सन है उसको सप्लाई करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो उस केस में भी हमारा शेड्यूल 1C लगेगा। ओके फ्रेंड्स, सेक्शन और शेड्यूल 1 है, और उसमें क्या है, विदाउट कंसिडरेशन। ओके फ्रेंड्स, थर्ड, सप्लाई ऑफ बाय प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल, मतलब कि प्रिंसिपल कुछ एजेंट को सप्लाई करता है, फिर वो एजेंट आगे सप्लाई करता है। ये इसका मैं एक लेक्चर अलग से मैंने बनाया हुआ है, आप वो दे सकते हो इस थर्ड पॉइंट के ऊपर। फोर्थ, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफिस ऑफ अदर एस्टेब्लिशमेंट इन आउटसाइड इंडिया। इसमें क्या है, पहली बात, ये हमारा बिजनेस के लिए होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इस केस में बिजनेस के लिए होना चाहिए। जब हमने पढ़ा था विथ कंसिडरेशन,
तो उसमें क्या था, हो या ना हो बिजनेस के लिए वो हम सप्लाई माना जाएगा। लेकिन फोर्थ पॉइंट के अंदर, इसके अंदर वो बिजनेस के लिए होना चाहिए। और किससे लेना चाहिए, रिलेटेड पर्सन से। ओके, यानी कि इसमें डीडीपी मनी इंक्लूड हो जाती है। और फ्रॉम एनी ऑफिस अदर स्टेब्लिशमेंट आउट इंडिया, जैसे कि एग्जांपल मेरा एक आईसीआई बैंक इंडिया में भी है और एक आईसीआई की ब्रांच मैंने अमेरिका में ओपन कर रखी है। तो ये दोनों क्या हैं, डीडीपी माने जाएंगे। और ये इस केस में ये 4 अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आईसीआई की क्या है, एक स्टेब्लिशमेंट क्या है, वो बाहर है। ओके फ्रेंड, तो इस केस में भी ये 4th अप्लाई हो जाएगा। और ध्यान रखना ये बिजनेस के लिए होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सप्लाई में क्या क्या एक्सक्लूड है, सप्लाई नहीं मानी जाएगी। पहला क्या है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। ओके फ्रेंड्स, दूसरा हमारा कोर्ट और ट्रिब्यूनल फीस हो गई हमारी। तीसरा क्या है, कोई एमपी एमएलए कोई सर्विस दे रहा हो, पंचायत लोकल अथॉरिटी, या इसमें 3 पॉइंट है। ए बी में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट की हो, या फिर कोई चेयरपर्सन है जो कि गवर्नमेंट का है, जो कि इसमें कोई स्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ने कर रखी है, उसका कोई चेयरपर्सन हो गया, कोई मेंबर हो गया, कोई डायरेक्टर हो गया, तो उस केस में भी नहीं माना जाएगा। फ्यूनरल ये सर्विस भी एक्सक्लूड है। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो दे सकते हो। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, ऐसे तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में कवर होता है, लेकिन पैरा 6 के अंदर ये एक्सक्लूड कर रखा है, मतलब कि सप्लाई नहीं माना जाएगा। 7th पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कि मैंने कुछ बाहर से ख़रीदा और उसको मैंने बाहर ही ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब कि मैंने चाइना से ख़रीदा, अमेरिका में ट्रांसफ़र कर दिया, इंडिया में कुछ हुआ ही नहीं, तो उस केस में भी वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। और 8 पॉइंट हमारा कहता है कि हमने कुछ इंपोर्ट किया, हमने उसको बिफोर क्लियरेंस, मतलब क्लियर नहीं कराया अभी, और पहले इसको सेल कर दिया किसी और बंदे को। मतलब कि मैंने कुछ इंपोर्ट कराया बाहर से, मतलब मैंने जापान से कुछ इंपोर्ट कराया ए ने, अब ए ने बी को बेच दिया बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ओके, या कस्टम वेयर हाउस, ठीक है ना। गुड सप्लाई ऑफ गुड बिफोर क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम वेयर हाउस और बिफोर क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम एरिया। ओके फ्रेंड्स, मतलब पहले ही बेच दिया, कभी क्लियर नहीं हुआ, सिंपल। अब बात करते हैं, ये था हमारा शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 ये रहा, इसमें 4 पॉइंट लिखे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शेड्यूल 2 क्या कहता है कि सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स कब माना जाएगा, कि कब गुड्स है, कब सर्विस है, वो कब माना जाएगा। उसमें पहला जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो क्या कहता है, इसमें क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स। हमने अगर टाइटल ही दे दिया तो वो गुड्स माना जाएगा हमेशा, ठीक है। या हमने कुछ राइट दे दिया है या अनडिवाइडेड शेयर दे दिया तो माना जाएगी सर्विस। पैरा 2 में क्या है, लीज, टेनेंसी, लाइसेंस, ईजमेंट, हमने को लैंड दे दी, रेंट पे दे दी, लीज पे दे दी, वो हमें सर्विस माना जाएगा। ध्यान रखना ये पॉइंट लिंक करता है इस 5 से। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि सेल, ओनली सेल, यहाँ पे रेंटल लीज कवर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना, यहाँ पे लीज हो गया, टेनेंसी हो गया, लाइसेंस हो गया, ईजमेंट हो गया, ये सब हमारा क्या सर्विस मानी जाएगी। इस पर और ये जिस पे जीएसटी लगेगा, वहाँ पे सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन इसमें एक केस है जो मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है, अब वो देखना। पैरा 3 जॉब वर्क, वो हमेशा सप्लाई और सर्विस मानी जाती है, ठीक है। सब पैरा 4 में क्या लिखा हुआ है, हमने कोई पैरा 4 हमने बिजनेस असेट ट्रांसफ़र कर दी, परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस, वो मतलब क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। टेम्पररी करी हो तो टेम्पररी, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, पर्सन सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन अदर देन ऑल गुड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ असेट शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई। ओके, एक्सेप्ट बिजनेस ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव या हु इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन। मतलब कि क्या है, मैंने अपना बिजनेस, इसमें क्या लिखा हुआ है 3rd पॉइंट में, मैंने अपना पूरा बिजनेस बेच दिया, मतलब मेरे को बिजनेस था, मैंने इसको बेच दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, ठीक है ना। पर्सन सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन कब रहता है, जब उसकी 20 लाख से कम हो गई हो, उसने बंद कर दिया हो, ठीक है, और या गवर्नमेंट या फिर किसी ऑफिसर ने बंद करा दिया हो, मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है। अगर वो सीज हो गया तो गुड्स माना जाएगा, तो सप्लाई मानी जाएगी। वैसे ये शेड्यूल के अंदर ये बताता है कि गुड्स और सर्विस, ये कब गुड्स माना जाएगा, कब सर्विस माना जाएगा, लेकिन अब
इसमें ठीक नहीं किया गया, इसने इसमें ये बता दिया कि हम इसको इस पर जीएसटी अप्लाई होगा। वैसे हमने कहीं ऊपर देखा, कहीं नहीं ऐसा कहीं नहीं आया, लेकिन इसमें है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन चलो जो भी हो, आप बस ध्यान रखना। एक्सेप्ट, लेकिन अगर बिजनेस कोई ट्रांसफर जो मैंने बिजनेस ट्रांसफ़र करा है वो गोइंग कंसर्न, ऐसा गोइंग कंसर्न क्या है, मतलब कि मेरा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है या कोई और चला रहा है, तो उस केस में नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स। पैरा 5, पैरा 5 में इसमें क्या है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें पहला क्या है, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, वो तो है ही है, सर्विस दे दी। कंस्ट्रक्शन, इंटरनेट फॉर सेल। ओके फ्रेंड्स। इफ एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच वाज अर्लियर देन नो जीएसटी इज पेबल। इसको मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है। इसे ये सब कुछ जो ये बी पॉइंट, ये 5th पॉइंट, ये सब लिंक करते हैं, मतलब मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख लेना एक बार। ओके फ्रेंड्स। सी, टेम्पररी ट्रांसफ़र कर दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या फिर डी डेवलपमेंट डिज़ाइन, ये सब हमारा क्या है, सर्विस ही माना जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है ना। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ई, रीफ्रेमिंग फ्रॉम एक्ट, किसी को रोकना, टॉयलेट ऑफ एक्ट, ठीक है। राइट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन, राइट दे दिया हो। या पैरा 7, इसमें क्या लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एओआई और बीआई टू इट्स मेंबर, तो ये गुड्स माना जाएगा। ठीक है, कोई मेंबर को कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हो, सप्लाई दे रहे हो, कौन दे रहा हो, एओआई बीआई। ओके फ्रेंड्स। तो मैंने आपको पूरा सेक्शन 7 सप्लाई पूरा इसी चार्ट में पूरा कवर कर रखा है। बाकी जो टॉपिक रह गए हैं 2-3 तो मैंने बोला है कि वो अलग वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी मैंने इसे पूरा ये कवर कर लिया है, तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय। आप इसको नोट भी कर सकते हो एक बार।